बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 22 जुलाई 2022 से दिन है जी जुमातुल मुबारक का। तख्ते पंजाब की लड़ाई में देख रहा था अभी कुछ देर पहले, वो चल रही थी। 4 बजे सुना था कि हो जाएगी वोटिंग, लेकिन अभी तक वो लड़ाई चल रही थी। और जिस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है तो मुझे लगता है कि मिड नाइट तक, और जिस तरह के ट्वीट्स सामने आ रही हैं तो मुझे लगता है कि 12 तो बज ही जाने हैं, क्योंकि नंबर गेम पूरी हो, अदालत का हुक्म हो, वो मैटर नहीं करता। पाकिस्तानी सियासत की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राबी की जानिब, एक ज़िद, एक लड़ाई की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें मेरे ख़्याल में जो बेटर सोल्यूशन है वो आम इंतखाबात हैं, ताकि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कंट्री में, ये इस वक्त नहीं होनी चाहिए जबकि दुनिया बहुत इंपॉर्टेंट मराहिल से गुजर रही है। इस वक्त आलमी सियासी मंजरनामे की जो सूरत हाल है, तो इस वक्त में, इस सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो पाकिस्तान जो है वो अफोर्ड नहीं करता। जिस तरह डॉलर की सूरत हाल है, महंगाई की सूरत हाल है, जो रूस और यूक्रेन का तनाज़ा है, इसके दौरान ममालिक जो हैं वो साइड्स लेते, अपना फ़ायदा करते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर इंटरनल लड़ाई है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। खैर, इसमें हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तख्ते लाहौर की जो लड़ाई है, तख्ते पंजाब की, उसमें आप लोग भी बिज़ी होंगे मुझे अंदाज़ा है। लेकिन इस दौरान यूरोप से बहुत इंपॉर्टेंट ख़बर सामने आई है, जो कि मैं ये कहूँगा कि 24 फरवरी से अब तक, जब से जंग स्टार्ट हुई रूस और यूक्रेन के दरमियान, तो अब तक की सबसे बड़ी डील तुर्की करवाने में कामयाब हो गया। आज शाम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:20 पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और यूएन के चीफ की मौजूदगी में एक मुआहदा तय पा गया। गंदम के हवाले से, जो यूक्रेन की पोर्ट्स पर पड़ी हुई गंदम है, उसके हवाले से एक मुआहदा तय पा गया। रशिया ने भी उस पर दस्तखत कर दिए, यूक्रेन ने भी कर दिए। इस मुआहदे की कंडीशंस क्या हैं, इसमें क्या फ़ायदा यूक्रेन को, क्या फ़ायदा रशिया को नज़र आया, और दुनिया को तो जाहिर है फ़ायदा है। लेकिन ये डील अब इस तनाज़े को किस रुख लेकर जा सकती है, उस पर भी बात करेंगे आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन वीट का, गंदम का, दुनिया भर में 5वां बड़ा एक्सपोर्टर है। यूक्रेन पर मंथ 6 मिलियन टन्स गंदम जो है वो दीगर ममालिक को फ्राहम करता है। और अगर सालाना बात की जाए तो 22 से 25 मिलियन टन गंदम जो है वो यूक्रेन पैदा करता है और दीगर ममालिक तक वो सप्लाई की जाती है। सर फहरिस्त मैं आपको बता दूं, इन ममालिक में सर फहरिस्त है लेबनान। लेबनान को 60% से ज़्यादा गंदम यूक्रेन की जानिब से प्रोवाइड की जाती है। सोमालिया तकरीबन 50% गंदम यूक्रेन से हासिल करता है। इसी तरह टुनीशिया है जो कि 30 से 35% से ज़ायद गंदम जो है यूक्रेन से उसे मिलती है। अब 400 मिलियन लोग पर ईयर मुस्तफ़ीद होते हैं यूक्रेन की गंदम से। अब जब ये जंग स्टार्ट हुई 24 फरवरी को, तो हुआ क्या? हुआ ये कि यूक्रेन ने ब्लैक सी की साइड से रूस के हमले के ख़तरे के पेश नज़र माइंस छोड़ दी समंदर में। अब आप सोच रहे होंगे समंदर में लैंड माइंस तो सुना था, ये होती हैं नेवल माइंस। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये इसकी भी 3-4 अक़साम हैं नेवल माइंस की। कुछ जो है वो सतह समंदर पर नज़र आ रही होती हैं और फिर जो भी शिप इससे टकराता है तो फिर ये ब्लास्ट कर जाती हैं। तो नेवल माइंस छोड़ दी थी यूक्रेन ने रशिया के हमले के ख़तरे के पेश नज़र। और रशिया भी एक तो स्नेक आइलैंड पर आकर बैठ गया और फिर ये माइंस हटा दी जाती। तो यूक्रेन को एक खौफ था कि रशिया गंदम समेत हमारी जो इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, जिसमें ओडेसा की पोर्ट है, उसको कंट्रोल कर लेगा। तो ये मामला लटका रहा 2 महीने तक। तकरीबन 2 महीने बातचीत भी होती रही, कंडीशंस भी तय की जाती रही, मुलाकातें भी काफ़ी सारी हुई और रशिया ने अपनी डिमांड्स रखी कि मेरे ऊपर से सैंक्शंस हटाओ और ये माइंस जो हैं, नेवल माइंस, ये हटाओ तो हम गंदम को दूसरे ममालिक तक मुंतकिल कर देते हैं। लेकिन यूक्रेन को ये डर था कि माइंस हम हटाएंगे तो रशिया को एक ब्लैक सी का रास्ता नज़र आ जाएगा। ब्लैक सी की एक फ्लीट है रशिया की जो कि बहुत पावरफुल है। तो रशिया एक साइड से हमला कर ही रहा है, तो ब्लैक सी की साइड से अगर रशिया ने हमला किया तो फिर वो यूक्रेन के पोर्ट सिटीज़ को ईजीली कंट्रोल कर सकता है। तो यूक्रेन ने जो नेवल माइंस हैं वो नहीं हटाई, रशिया अपने मुतालबात से पीछे नहीं हट रहा था। तो इसके दरमियान में आया तुर्की, क्योंकि जो ममालिक डिपेंड करते हैं यूक्रेन के ग्रेन पर, यूक्रेन की वीट पर, उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा मुतालबात, बहुत ज़्यादा, इवन के साउथ अफ्रीकन ऑफिशियल्स के दौरे भी हुए कीव के, मॉस्को के, और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से रिक्वेस्ट की कि कुछ थोड़ा सा हौला हाथ रखें। तो यहाँ पर तुर्की ने जो है वो मीडिएशन का किरदार अदा किया। इस्तांबुल में
एक ही मुलाकात हुई थी जिसमें यूक्रेन के ऑफिशियल्स, रशिया के ऑफिशियल्स, यूएन के नुमाइंदे भी शामिल हुए और उस मुलाकात के बाद ये तय पा गया था और गुज़िश्ता रोज़ तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बता दिया था कि जुमा को बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको देने वाला हूं। आज शाम को 7:20 पर यह डील इस्तांबुल में तय पाई। वहां पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान खुद मौजूद थे क्योंकि ये बहुत बड़ा किरदार तुर्की ने एक बार फिर से अदा किया और तुर्की के सदर का वहां मौजूद होना ज़रूरी था। इतने बड़े किरदार में यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने भी दस्तखत किए इस डील पर। रशिया के वज़ीर दिफा मौजूद थे, यूक्रेन के भी वज़रा वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने दस्तखत किए। फिर फाइल्स जो ट्रांसफ़र की तो एक दूसरे से मुसाफिया भी किया, हाथ भी मिलाए यूक्रेन और रशिया के मिनिस्टर्स ने। लेकिन यूक्रेन ने ये कहा कि ये डील मैं रशिया के साथ नहीं कर रहा, ये डील मैं कर रहा हूँ तुर्की के साथ, ये डील मैं कर रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदों के साथ। ऐसा यूक्रेन ने क्यों कहा, मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ इस डील की, कि इस डील के तहत ये तय पाया कि यूक्रेन के कोस्ट गार्ड्स जो हैं वो ये नेवल माइंस हटाएंगे और यूक्रेन के ही जो कार्गो शिप्स हैं वो ओडेसा के पोर्ट और डिफरेंट जो पोर्ट्स हैं वहाँ से ये ग्रेन लोड करेंगे और यहाँ पर जो माइंस हैं उनको हटाते हुए यहाँ से गुजरेंगे और दीगर ममालिक तक गंदम शिफ्ट कर देंगे। और इस अमल को मॉनिटर करेगा तुर्की के जो मीडिएटर्स हैं वो इस अमल को ना सिर्फ ब्लैक सी के अंदर मॉनिटर करेंगे बल्कि इस्तांबुल में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जहां से मॉनिटर किया जाएगा किस चीज़ को, दो चीज़ों को मॉनिटर करेगा तुर्की और यूनाइटेड नेशंस, दो चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। एक तो जो यूक्रेन का कंसर्न है कि अगर हम लैंड माइंस हटाते हैं, हमारे शिप्स आते हैं, ग्रेन को लोड करते हैं और वहाँ से निकलते हैं तो ये जाहिर है कुछ दिन का प्रोसेस होगा क्योंकि 20 मिलियन टन से ज़्यादा गंदम जो है वो ट्रांसफ़र करनी है। तो यूक्रेन का ये कंसर्न है कि वो जो लैंड माइंस हटाकर हम रास्ता साफ़ करेंगे तो उस रास्ते को रशिया के जो वॉर शिप्स हैं, जो बैटल शिप्स हैं, वो उस रास्ते को इख्तियार करते हुए हमें खौफ है कि हमारे पोर्ट सिटीज़ तक पहुँच सकते हैं या फिर हमला कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मॉनिटर करेगा तुर्की, यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे। और दूसरी चीज़ जिसको मॉनिटर करेंगे वो है रशिया का कंसर्न। रशिया का कंसर्न ये है कि जो जहाज़ लोड करने के लिए आएंगे गंदम को, यूक्रेन के जहाज़, तो हमें खौफ है कि ये असलहा, गोला बारूद के तहाइफ बरास्ता ब्लैक सी यूक्रेन के पोर्ट सिटीज़ तक पहुंचाएंगे और जो इलाके, जो पोर्ट सिटीज़ हम कंट्रोल कर चुके हैं, यूक्रेन उन्हें वापस लेने की कोशिश करेगा। तो जो असलहे, गोले बारूद की सप्लाई है ये रशिया का कंसर्न है और रशिया ने, तुर्की ने और यूनाइटेड नेशंस ने रशिया को भी ये तसल्ली करवाई है कि हम दोनों ममालिक के जो कंसर्न्स हैं उनको हम मॉनिटर करेंगे और हमारी गारंटी पर ये डील जो है आप दस्तखत कर दें। तो दोनों ममालिक ने डील दस्तखत कर दी। अब रशिया को क्या फ़ायदा हुआ? रशिया के यूरोपियन यूनियन ने कुछ सैंक्शंस हटाई हैं। इस डील के तय पाने के लिए यूरोपियन यूनियन को कुछ सैंक्शंस हटाना पड़ी हैं रशिया के ऊपर से। जो रशिया के असासे एसेट्स फ्रीज कर रखे थे यूरोपियन ममालिक ने, वो रशिया के ऊपर से यूरोपियन कंट्रीज ने हटाए। उसके बाद इस डील पर दस्तखत किए रशिया ने। लेकिन अभी इस डील की तफसीलात, क्योंकि अभी शाम को ये डील जो है इस पर दस्तखत हुए, अभी तक मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आई इस डील की। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि फूड क्राइसिस जो कहत का शिकार होती हुई दिखाई दे रही थी दुनिया, और बहुत ज़्यादा जो ममालिक हैं जो डिपेंड करते हैं इस ग्रेन पर, उनका मसला जो है वो हल हो जाएगा आने वाले चंद दिनों में जब ये ग्रेन यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन ग्रेन के निकलने के बाद वो कहते हैं कि रास्ता हो गया साफ। कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से रशिया ओडेसा की जानिब नहीं बढ़ रहा था, कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से जंग में इतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं आ रही थी, और वो वजूहात जो हैं उनमें से सबसे बड़ी वजह ये ग्रेन की इंपोर्ट्स पर मौजूदगी थी, जो कि ये मामला जो है अब इस डील के बाद होपफुली आने वाले चंद दिनों में, एक आध हफ्ते के अंदर ये मामला निपटा लिया जाएगा और ये मामला हल हो जाएगा। इस दौरान भी अगर कोई कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है यूक्रेन और रशिया की जानिब से, तो फिर ये डील यहीं पर रुक भी सकती है। आने वाले दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें दोनों ममालिक की एक कोशिश होगी कि जो रास्ता साफ हुआ है इसका कोई फ़ायदा उठाया जाए, और दोनों के इंटरेस्ट भी हैं। यूक्रेन का इंटरेस्ट ये है, जो कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बारहा कह रहे हैं कि मैं पोर्ट सिटीज़ को, सदरन यूक्रेन को छुड़वाऊंगा, रशिया से उसका कंट्रोल छुड़वाऊंगा। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा मौका
यूक्रेन के पास भी है कि इन जहाज़ों के रास्ते से यूक्रेन को कोई मदद मिल जाए असलहे गोले बारूद की सूरत में। और दूसरा, रशिया के पास भी एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि रशिया बहुत दिनों से, बहुत हफ्तों और 2 महीनों से ये इंतज़ार कर रहा था कि ब्लैक सी की फ्लीट कोई काम करे, ये जो माइंस हैं, नेवल माइंस, इनको हटाया जाए तो हमारा रास्ता साफ हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है जो आने वाले दिनों में तुर्की और यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ये ड्यूटी सर अंजाम देंगे। और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये अगर पूरा अमल, ये डील का जो अमल है, इस पर अमल दरामद हो जाता है और चंद दिन के अंदर, चंद हफ्तों के अंदर ये ग्रेन यहाँ से निकल जाता है, तो फिर ये जंग, ये तनाज़ा ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकता है। क्योंकि कुछ रुकावटें थीं, कुछ कंसर्न्स थे कि इस जंग से पूरी दुनिया मुतासिर ना हो और कहत की सूरत हाल पैदा ना हो। तुर्की से सवाल किया गया, तुर्की के ऑफिशियल से, इस डील के मौके पर भी, कि आपने एक बहुत बड़ी डील तय करवाई है दोनों ममालिक के दरमियान और ये अब तक की सबसे बड़ी डील है, तो हम स्टेप 2 की तरफ उम्मीद रखें कि आप इन दोनों ममालिक को बातचीत की टेबल पर बिठाएंगे। तो तुर्की ने स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कहा और ये कहा कि यहाँ पर जो कंडीशंस थी, जो कंसर्न्स थे दोनों ममालिक के, वो इजी थे अचीव करना। और दोनों ममालिक के कंसर्न्स इतने ज़्यादा नहीं थे कि हमने गारंटी देकर, दोनों ममालिक को यूएन और तुर्की के नुमाइंदों ने गारंटी देकर दस्तखत करवा लिए इस डील पर। लेकिन जो तनाज़े के हवाले से बातचीत और डील है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें यूक्रेन कहता है कि कंट्रोल्ड इलाके जब तक हम वापस नहीं लेंगे तब तक बातचीत की टेबल पर नहीं बैठेंगे, और रशिया कहता है कि बातचीत की टेबल पर बैठना है तो इसी कंडीशन में, इसी सिचुएशन में बैठ जाओ। और मेरे मुताबिक यूक्रेन को इस वक्त इसी सिचुएशन में, इसी कंडीशन के अंदर बातचीत की टेबल पर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मॉस्को, रशिया की फोर्सेस आगे की जानिब बढ़ रही हैं, तो मदद इमदाद के बावजूद भी रशिया जैसे जायंट को यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नहीं रोक सकता। और जितने दिन इस जंग को लटकाएगा, ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ का भी नुकसान होगा और वेस्टर्न कंट्रीज़ का भी नुकसान होगा, जो कि नज़र आ रहा है। और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो विंटर तक, सर्दियों से कबल तक अपनी आखिरी कोशिश करके देखेंगे, उसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने रशिया के सामने घुटने टेकने हैं। तो उससे कबल अगर यूक्रेन खुद इस बातचीत पर राज़ी हो जाए तो यूक्रेन का कुछ ना कुछ फिर भी बच सकता है, सर्दियों तक कुछ भी नहीं बचेगा। बहरहाल नज़र रखेंगे। और 148वें रोज़ की डिटेल्स, तख्ते पंजाब का फैसला हो रहा है तो आपका फोकस भी वहाँ होगा। तो 148वें रोज़ की डिटेल्स, मैंने कहा क्विकली ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। 148वें रोज़ की डिटेल्स अगली वीडियो में आपके सामने रख दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।